हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक मेंटेनेंस ऑर्डर में आपके सामने रखने वाला इंटरिम मेंटेनेंस पर यह आदेश हुआ है और यह आदेश देहरादून फैमिली कोर्ट का है। दोस्तों इस आदेश का आज हम विश्लेषण करेंगे और आप सबसे निवेदन है कि इसमें मेल फीमेल को ध्यान में मत रखिएगा, केवल ऑर्डर को ध्यान में रखना है आपने, मामले के फैक्ट्स को ध्यान में रखना है आपने और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है कि ये जो ऑर्डर है क्या इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। और साथ ही दोस्तों पूरा मामला जानने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यह मालूम चलेगा कि कोर्ट में प्रैक्टिकली क्या चीजें चलती हैं, क्या चीजें नहीं चलती। क्योंकि एक लेमैन ये मान के चलता है कि मेरे पास अगर एविडेंस है तो मुझे न्याय मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें वो अपने हक में मानता है, लेकिन उसे कई बार समझाया जाता है कि भाई कोर्ट है, ये कोर्ट में कई चीजों को प्रैक्टिकली माना जाता है, कई चीजों को नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एविडेंस के साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि कोर्ट प्रैक्टिकली कैसे आज के समय पे वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आदेश मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि दोस्तों हर आदेश से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें। दोस्तों इस मामले के पहले मैं आपको तथ्य बता देता हूं। तथ्य इस प्रकार है कि जो लड़का है वो एक बैंक में पोस्टेड है और उसके साथ ही उसके ऊपर बहुत सारे लोन चल रहे हैं पिछले कई सारे वर्षों से और वो सारे लोन भी डिपार्टमेंट की तरफ से ही हुए हैं, यानी उस बैंक की तरफ से ही हुए हैं। और वो सारे लोन की जो ईएमआई है वो सारी कट करके उसकी जो नेट सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है वो है 14,283, यानी 14,283 रुपए। अब यहां पर जो इनकी वाइफ है वो मेंटेनेंस का केस करती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी और उसके बाद दोनों ही पक्षकारों के एफिडेविट जमा हो जाते हैं और एफिडेविट जमा होने के बाद फैक्ट्स कोर्ट के सामने आते हैं। अब जब इंटरिम पर आर्ग्यूमेंट होता है तो कोर्ट के सामने ये बात रखी जाती है कि लड़का बैंक में पोस्टेड है, उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 70,000 समथिंग है और जो नेट सैलरी है वो 14,283 है क्योंकि उसके ऊपर होम लोन, पर्सनल लोन और कई सारी और भी लोन की किस्तें उसकी जाती हैं जो कि काफी पहले से उसने लिया हुआ है और उसी लोन पर उसने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था जिसकी वो ईएमआई निरंतर पे कर रहा है। जो लड़की है वो एक पढ़ी लिखी महिला है, वो पहले जॉब करती थी और करंट टाइम पे उसका एक गवर्नमेंट जॉब में नाम आ चुका है, लेकिन अभी उस पर स्टे होने की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लड़के ने अपनी सैलरी स्लिप अटैच कर दी थी और साथ ही सेक्शन 9 का केस भी डाला हुआ था। अब दोस्तों लड़की का वर्जन मैं आपको ऑर्डर से पढ़ करके बता देता हूं। विपक्षी बैंक में कार्यरत है तथा उसकी आय मूल्य 1 लाख रुपए प्रति माह है। उसने 1 लाख रुपए सैलरी दिखा रखी है लड़के की। उसके ऊपर प्राथनी के अलावा अन्य कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। वह साधन संपन्न व्यक्ति है जबकि प्राथनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु असमर्थ है। अंत में प्राथनी द्वारा विपक्षी से स्वयं के भरण पोषण हेतु मूल्य 50,000 रुपए प्रति माह इंटरिम भरण पोषण के रूप में दिलाए जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। अब जो लड़का है, लड़के ने अपना पक्ष रखा। उसने विवाह के अलावा सारी चीजों को अस्वीकार कर दिया। लड़के का वर्जन यह है कि उसने अपनी पत्नी के साथ या उसके परिवार ने कभी भी उसके साथ मारपीट नहीं की है और ना ही कभी उसको दहेज लाने के लिए ताने दिए हैं, ना ही किसी भी प्रकार के अप्राकृतिक संबंध बनाए जो कि उसमें पिटीशन में लड़की ने लिखा हुआ था। और साथ ही उसने बताया कि जो लड़की है वो उसके माता पिता को छोड़कर उससे अलग रहने का उस पर दबाव बनाती थी। आगे उसने बताया कि पर्टिकुलर तारीख को जो प्रार्थनी है वो अपना संपूर्ण स्त्री धन लेकर अपने मायके चली गई। विपक्षी ने प्रार्थनी को लाने के लिए अनेकों प्रयास किए परंतु उसने आने से इनकार कर दिया। तब हारकर विपक्षी ने अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का वाद प्रार्थनी के विरुद्ध योजित किया। आगे उसने बताया कि वो बैंक में कार्यरत है तथा उसके ऊपर 4 लोन चल रहे हैं। उक्त लोन की किस्त काटने के बाद उसे मूल्य 14,283 रुपए वेतन प्राप्त होता है। विपक्षी के जो पिता है, लड़के के जो पिता है वो हार्ट पेशेंट है, माता माइग्रेन से। विपक्षी पर अपने माता पिता के अलावा अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी भी है। जबकि प्रार्थनी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, उसने बीएड भी किया हुआ है, उसका नाम उत्तराखंड प्राइमरी टीचर में सरकारी शिक्षक के रूप में आ चुका है, किंतु नियुक्ति पर स्टे आ जाने की वजह से प्रार्थनी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। उक्त परिणाम विपक्षी के पास आज भी सुरक्षित है। प्रार्थनी नौकरी करने वरन सरकारी नौकरी पाने में भी पूर्ण रूप से सक्षम और पूर्व में कई जगह नौकरी कर भी चुकी है। वह अपना भरण पोषण करने में पूर्णतः सक्षम है। अंत में अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की। उभय पक्ष के कथनों से स्पष्ट है कि प्रार्थनी व विपक्षी की परिस्थिति पति पत्नी की होना स्पष्ट होता है। यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थनी वर्तमान में अपने मायके में रह रही है। यह भी स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष आपस में विवाद के कारण पृथक रह रहे हैं। प्रार्थनी बिना किसी कारण पृथक रह रही है अथवा पर्याप्त कारण से यह तो पत्रावली पर साक्ष्य आने के उपरांत निश्चित हो सकता है, किंतु इस स्तर पर यह स्पष्ट है कि उभय पक्ष के मध्य विवाद विद्यमान है। प्रार्थनी द्वारा अपनी आय का कोई स्रोत नहीं बताया गया है जबकि विपक्षी द्वारा अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के शपथ पत्र में स्वयं को पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत बताते हुए अपना सकल वेतन मूल्य 78,666 एवं शुद्ध वेतन 14,283 रुपए बताया गया। विपक्षी द्वारा अपने अक्टूबर माह की वेतन पर्ची
शपथ पत्र के साथ दाखिल की गई है, जिसमें उसकी सकल आय मूल्य 78,000 रुपए लगभग और कटौती उपरांत शुद्ध आय 14,283 रुपए प्रतिमाह होना दर्शित है। विपक्षी के द्वारा अपने शपथ पत्र के साथ अपने माता पिता के मेडिकल के पर्चे तथा बिल भी संलग्न किए गए हैं और विपक्षी के द्वारा प्राथनी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चयन परिणाम की प्रति भी दाखिल की गई है। अब आगे कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन इस पर हुआ वो भी देख लेते हैं। प्राथनी विपक्षी की पत्नी है तथा इस स्तर पर उभय पक्ष आपस में विवाद के कारण पृथक रह रहे हैं। अपनी पत्नी का भरण पोषण करना विपक्षी का विधिक व नैतिक कर्तव्य है। बिल्कुल है जी। विपक्षी द्वारा कई लोन लिए जाने पर उनकी किस्त के कारण विपक्षी को अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के दायित्व से मुक्ति नहीं मिल सकती, यह भी एक्सेप्टेबल है। अतः विपक्षी द्वारा दर्शित मूल्य 50,000 रुपए किस्त विपक्षी की आय निर्धारित किए जाने के उद्देश्य से कम नहीं की जा सकती। अतः इस स्तर पर विपक्षी की प्रतिमाह आय मूल्य 65,000 रुपए के आधार पर प्राथनी को स्वयं के भरण पोषण हेतु विपक्षी से प्रतिमाह मूल्य 15,000 रुपए की धनराशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। अभी यहां पर जो सैलरी स्लिप दाखिल की गई है उसमें उसकी नेट सैलरी है 14,283 रुपए। जो कटौतियां हो रही हैं वो उसके पिछले कई सालों से हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस का केस डालने के बाद हुई हैं। कोर्ट ने भी माना है कि उसकी जो सैलरी स्लिप दाखिल है उसमें 14,283 रुपए उसको शुद्ध वेतन मिलता है, लेकिन मेंटेनेंस का ऑर्डर 15,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है और यह कहा गया है कि लोन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अब जिस व्यक्ति को 14,283 रुपए प्रतिमाह मिलता है, प्रैक्टिकली वो 15,000 रुपए प्रतिमाह अपनी पत्नी को कैसे दे सकता है, जबकि उसके परिवार में 4 लोग हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं और वो खुद है। और उसमें भी पिता हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी हो रखी है और वर्तमान समय में भी दवाइयां चल रही हैं, और जो माता है वो माइग्रेन से पीड़ित है। उसके सारे बिल्स और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगा दिए गए हैं, वो भी ऑर्डर में आ रखा है। तो दोस्तों ये निर्णय है। अब इस मामले में लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो हाईकोर्ट जाए। लेकिन सीधी सी बात है, अगर वो हाईकोर्ट जाता है उसका बहुत सारा पैसा और समय जाएगा, और अगर हाईकोर्ट से ये ऑर्डर कम हो भी जाता है, रीजनेबल हो भी जाता है, तो जितना पैसा उसका हाईकोर्ट में लगा या जितना उसका टाइम लगा उसका कंपनसेशन क्या होगा। और इस पूरे ऑर्डर के अंदर मेरे अकॉर्डिंग जो 65,000 रुपए आय लड़के की निर्धारित की गई है वो किस बेस पर निर्धारित की गई है उसको भी खोला नहीं गया है, बल्कि केवल इतना लिखा गया है कि जो लोन है उसको कंसीडर नहीं किया गया। अब ये लोन की किस्त कहां से व्यक्ति देगा, अपना खाना कहां से करेगा और इंटरिम मेंटेनेंस कैसे देगा, ये एक प्रैक्टिकल समस्या है। और अब अगर हाईकोर्ट जाता है तो उसमें भी अच्छा खासा खर्चा होने वाला है, वो कहां से करेगा। तो दोस्तों लोअर कोर्ट्स में इस प्रकार के निर्णय हो जाते हैं जहां पर सारी चीजें क्लियर हैं, उसके बावजूद भी लोअर कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करते हुए इस प्रकार के ऑर्डर कर देती है। अब लोअर कोर्ट से ऑर्डर हो गया तो हमारे तो हाथ बंद गए, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमें तो ऑर्डर की कंप्लाइंस ही करनी है। हमारे पास यही ऑप्शन है कि भैया अगर आप उस ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं कर सकते हो हाई कोर्ट जाओ, हाथ जोड़ो कि सर ये गलत हो गया है, इसको सही किया जाए। अगर वहां से आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है तो ठीक है, और वहां से भी नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के अंदर बंदा कितना सफर हो रहा है। या तो जो लड़का है उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, उसने हवा में बोल दिया कि मेरी 78,000 रुपए सैलरी है ग्रॉस, लेकिन मुझे 14,000 रुपए आते हैं, कोई एविडेंस दाखिल नहीं किया। फिर तो मानते हैं कि कोर्ट कहेगी भैया जब तुम कुछ एविडेंस ही दाखिल नहीं कर रहे तो हम तुम्हें 65,000 70,000 रुपए सैलरी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी सैलरी स्लिप दे रहा है, ऑफिशियल कंप्यूटराइज सैलरी स्लिप कोर्ट के अंदर लगा रहा है और उस पर मेंशन है कि इस बंदे की 78,000 रुपए सैलरी है, जिसमें से इसके 4-5 लोन इतने सालों से पिछले चल रहे हैं, उनकी ईएमआई इतनी कटती है और करंट टाइम पे इसका शुद्ध वेतन 14,283 आता है, तो दोस्तों मेरे पर्सनल ओपिनियन में फिर इस निर्णय में संशोधन की आवश्यकता है। तो दोस्तों जो भी आप लोग अपने अपने मुकदमे लड़ रहे हैं मेंटेनेंस के मामले में, आज के समय पे वो अपने आप को माइनस में ही माने। अगर वो पति पक्ष है, उनके पास सारे एविडेंस हैं, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ ऐसे ऑर्डर होते हैं और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ उनको लगानी पड़ती है। दोस्तों ये निर्णय मैंने आपके सामने केवल इसलिए रखा ताकि आपको पता चले कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, कि जो भी सच्चाई है वो हमें जजमेंट्स देख के पता चलती है। इसीलिए दोस्तों डेली इस चैनल के ऊपर माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उन पर चर्चा की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि कोर्ट्स किन अप्रोच के बेस पर काम करती है, और अगर वो किसी गलतफहमी में अपना जीवन जी रहे हैं तो उस गलतफहमी से बाहर निकलें और प्रैक्टिकली चीजों को देखने की कोशिश करें। दोस्तों अब कई सारे लोग कहेंगे कि सर हमें इस ऑर्डर की कॉपी चाहिए, लेकिन जो पार्टी है जैसे मैंने बताया कि बैंक में कार्यरत है और ये फाइनल ऑर्डर भी नहीं है, अभी इंटरिम पे ऑर्डर है, तो उसका कहना है कि अभी जो कॉपी है वो शेयर ना की जाए। बाकी जजमेंट मैंने आपको पूरा पढ़ के भी सुना दिया और स्क्रीन पर भी आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।